सबसे पहले स्वागत अभिनंदन आपका। और आज हम पहुंचे हैं मिनर्वा स्टडी सर्कल में। और आज क्या होने वाला है, आज एक बहुत बेहतरीन सेशन होने वाला है जो कि हमारे नीट और जेई की जो प्रेपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए। और आज होने वाली है चैंपियन चैट, और ये स्पेशल उन बच्चों के लिए रखी है जिनके बहुत सारे डाउट रहते हैं इस जर्नी में। तो आज ये सारे डाउट आज ही क्लियर होने वाले हैं। और बहुत सारी जर्नी को जो इस दौरान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है बच्चों के लिए, उस जर्नी को बहुत स्मूथ करने वाला है ये चैंपियन चैट का ये सेशन। तो नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे मिनर्वा स्टडी सर्कल की इस चैंपियन चैट में। हमारे नीट जेई के 2026 अचीवर्स यहाँ पे हैं और आज इनसे बातचीत करेंगे कि अभी 2 साल पहले इनकी कहानी भी यहीं से शुरू हुई थी। और आज पूछेंगे इनसे कि 2 साल पहले की जो कहानी शुरू हुई और आज उसी जगह फिर से जाने वाले हैं, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। अभी शुरू हुआ था ना पिछले साल यहीं से, और आज यहीं पे सभी आए हैं, हम घूम रहे हैं, सबको अच्छा लग रहा है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। आप कुछ कहना चाहेंगे? काफ़ी मुश्किल रही इस सफ़र में, बैकलॉग्स भी काफ़ी आए पर हमने कोशिश की अपनी पूरी, तो आखिरकार वो कोशिश रंग लाई है। तो इधर आ गए हैं, फिर से इकट्ठे हुए हैं सारे साथ में। चलिए, अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपको अपनी जर्नी को एक वर्ड में सम अप करना है तो आप क्या कहना चाहोगे? कभी ना खत्म होने वाली, नेवर एंडिंग। कभी ना खत्म होने वाली कहानी इनकी अभी भी शुरू है, शुरुआत है और बहुत आगे जाने वाले हैं। लेकिन एक बात पूछना चाहता हूँ कि इस जर्नी में जब आप अनमोटिवेट होते हो, मन नहीं करता, तब आप डिसिप्लिन में कैसे रहते हो, कैसे तैयारी करते हो डिसिप्लिन में रह के? सर, मैं बोलूँगा कि अपने माइंड को अगर आप स्टेबल रखोगे तो आपके साथ, अगर आप किसी भी ऐसी सिचुएशन में है जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हो, स्टक हो गए एक जगह, तो उस चीज़ से थोड़े टाइम के लिए हट जाओ। जैसे ओटी होता था तो उसके बाद अगर कोई पेपर अच्छा ना हुआ तो मैं ऐसा करता था कि मैं उस दिन पढ़ता ही नहीं था। उस दिन मैं या तो कोई शॉर्ट वीडियोस टाइप या पॉडकास्ट वगैरह कोई ऐसा देख लेता था जो पढ़ाई से हटके हो। लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि मेरा बिल्कुल ही टाइम वेस्ट है, थोड़ा नीट पढ़ाई से हटके थोड़ा मेंटल मेकअप और होता रहे। बाकी और नेक्स्ट डे जैसे होता था तो मैं उस चीज़ से फुली रिकवर कर चुका होता था, जो भी ओटी में मार्क्स कम आए होते थे। तो मेरे लिए तो ये चीज़ काफ़ी वर्क की है कि अगर कोई आपके साथ आपको बैकलैश मिला है तो उस चीज़ से थोड़ी टाइम के लिए हट जाओ और फिर थोड़ी टाइम बाद फिर से कंटिन्यू कर लो। मिनर्वा स्टडी सर्कल की एक नई स्ट्रेटजी रहती है, तो आपको कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसी स्ट्रेटजी, कुछ ऐसे टीचर जिन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की हो, जो आपको याद रही हो कि पूरी लाइफ ही चेंज कर दी हो, किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, कोई ऐसी बात आपकी? जैसे मेरे को तो ये होता था कि सीएमडी सर के पास ही चल जाती थी, मैं उनको पूछती थी कि सर इस टाइम पे बहुत डिमोटिवेटेड फील हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। तो सर ने बोला था कि शांत रहियो, कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तू कर सकती है, तो ऐसी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि घबराहट में क्या होता है, जो आता है वो भी रह जाता है। तो शांत रहे, शांत दिमाग से कर, नहीं मन करा थोड़े दिन के लिए छोड़ दे, फिर उसको फिर से रिज्यूम कर ले, तो वो बेटर एफिशिएंसी से आप कोई भी काम करते हो। तो वो चीज़ ने बहुत हेल्प करी मुझे। मतलब यहाँ पे फैमिलियर थोड़ा सा माहौल है। और कुछ ऐसा है कि जब आप यहाँ पे आए, कुछ ऐसा सब्जेक्ट था जो आपको बिल्कुल भी नहीं, बहुत डर लगता था उससे, लेकिन जब यहाँ पे आए तो उसके बाद लाइफ ही चेंज हो गई उस सब्जेक्ट से रिलेटेड? एक सब्जेक्ट तो मेरा था पर वो इस नीट की जर्नी का एक रोल नहीं था उसमें। मुझे इंग्लिश से काफ़ी डर लगता जब मैं मिनर्वा में आया था। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे उस पर भी प्रैक्टिस की, हालांकि इतनी अच्छी नहीं हुई, पर अभी ठीक है जैसा भी है। और नीट के जो जितने भी सब्जेक्ट थे तीनों, उनमें तो ज़्यादा कुछ ऐसा खास नहीं, पर सब्जेक्ट मुश्किल नहीं थे। लेकिन जिस जगह जब मैं हॉस्टल में रहता था तो उन सब्जेक्ट को मुश्किल बना दिया गया था। इजी सब्जेक्ट भी हो तब भी मुश्किल लगता था, क्योंकि दिन में अगर आप आधा घंटा पढ़ोगे हॉस्टल में रह के तो फिर मुश्किल तो लगेगा तुम्हें। ये टाइम डिवाइडेशन कैसे होती है जब आप यहाँ पे भी पढ़ते हैं क्लासरूम में, फिर सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है, उसके बाद रिवीजन है, इसकी टाइम डिवाइडेशन कैसे होती है, किस तरीके से करते हैं, क्या स्ट्रेटजी रहती है? मेरा तो ऐसा था कि जैसे मैं घर से आता जाता था, मेरा घर यहाँ पे नज़दीक ही है, तो मैं तो 2 आवर्स तो मेरे ऐसे ट्रैवलिंग में निकल जाते थे। उसके बाद भी अगर रात को आप कर सकते हो, सबका अपना अपना शेड्यूल होता है, मैं तो जैसे रात तक कर लेता था। अगर लास्ट जैसे ये फेज आया था रीनीट के बाद, इसमें तो 3-3 बजे तक भी हो जाता था कई बार। तो वो तो अब खुद पे डिपेंड करता है कि कौन कितना कर सकता है, कहीं सुबह कर लेते हैं वैसे। कोई ऐसा टीचर जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हेल्प की हो और बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया हो और बहुत फनी वे में करते हो, ऐसा कोई है? यहाँ पे तो रोहित सर फिजिक्स के, तो उनके लेवल का कोई नहीं है। रोहित सर अगर सुन रहे हैं ना तो आप वायरल होने वाले हो अब इसके बाद। और एक और बात, जो आपकी ये जो पूरी टीम है ना, आपकी क्लासरूम में जितने भी आपके स्टूडेंट हैं,
वो ज़्यादा हेल्प करते हैं आपको या फिर ज़्यादा खिल्ली उड़ाते हैं, अच्छा इस बार ज़्यादा नंबर आ गए, दूसरी बार मैं बताता हूँ, कुछ ऐसा है? ये तो चलाएगा ना, ये मतलब तैयारी तो कोई तैयारी तो कोई करने नहीं देता था। मतलब 4 दोस्त अगर साथ में बैठे हैं तो मुश्किल था, पर अब 3 पढ़ने वाले नहीं हो, 1 पढ़ने वाला हो तो फिर हो जाता है। पर ठीक था, जितना टाइम यहाँ पे स्पेंड किया तो उसके हिसाब से जितने दोस्त मिले सारे अच्छे थे। चलिए, आप कुछ ऐसी बात बोलना चाहोगे हमारे जितने भी हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे जितने भी स्टूडेंट हमें देख रहे हैं, कि कुछ ऐसा काम जो आपने स्टडी के टाइम किया और उसके बाद आपको उससे सक्सेस मिल गई, आपके लिए अच्छा रहा, ऐसा कोई बात जो आप बोलेंगे कि इसको डायरेक्ट कॉपी कर लो, या कोई ऐसी बात जिसको आप ऐसा बोलोगे कि मैंने ये गलतियां की है, आप मत करो, कुछ ऐसा है? सर ऐसा है कि अगर कोई टॉपिक अगर आपको मुश्किल लग रहा है ना सर, तो आप अगर उसके एक टॉपिक के अगर 100 क्वेश्चन लगा लिए ना, 100 क्वेश्चन के बाद कोई भी ऐसा उस चीज़ में कॉन्सेप्ट नहीं रह जाएगा जो आपको नहीं आता होगा। मतलब जब तक एक टॉपिक क्लियर नहीं हुआ ना, तब तक वो छोड़ना नहीं है, चाहे उसमें हफ्ता लग जाए। क्योंकि स्टार्टिंग में टाइम दे सकते हो, लेकिन जब एंड का टाइम आता है उस टाइम अगर आप सोचोगे कि मैं अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करूंगा, तो उस टाइम नहीं होता। और कुछ ऐसी बात जो आप ऐसा बोलोगे कि ये छोड़ देनी चाहिए, इसमें सोचना नहीं चाहिए, है कुछ ऐसी बात? जैसे काफ़ी बार मैंने देखा है, जैसे अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें हम मतलब जेई की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो भी लगाते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो नीट में उनका लिंक है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो उन क्वेश्चंस को छोड़ देना बेहतर है। अगर उन्हीं के पीछे पड़े रहोगे तो आपका स्ट्रेस बढ़ेगा और कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये है कि अगर आप हार्ड की प्रैक्टिस करते हो तो आसान आपको खुद आएगा, लेकिन अगर आप पहले ही हार्ड क्वेश्चन से हार जाते हो तो फिर आपकी दिक्कत आ सकती है। और अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न है कि ये क्वेश्चन छोड़ना चाहिए या नहीं, तो उसके लिए आप टीचर से कंसर्न कर सकते हैं उस बात के लिए। बाकी बस यही है, मुश्किल क्वेश्चन करो, बाकी आसान तो हर कोई कर लेगा। तो अभी कैसा फील हो रहा है? अभी आप अंदर जाएंगे, बहुत से स्टूडेंट से बात करेंगे, वो आपसे पूछेंगे कि कैसे आपने अचीव किया, कैसे आप सक्सेस हुए, क्या कहोगे अंदर जाके आप? वो तो उनके क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है ना, कैसे पूछते हैं। कुछ तो चैट जीपीटी भी देख के आए होंगे ना? कुछ तो सोचा होगा कि ऐसे जाके बोलूंगा, बोलेंगे कि नहीं ऐसे किया था मैंने, है कुछ ऐसा दिमाग में चल रहा है? कुछ ऐसा दिमाग में अंदर जाके? तो के ऊपर है कि अपनी जितना हो सके उतना सबसे वो रहो कि अकेले अकेले में ही हो सकती है, ये सबके साथ नहीं हो सकती ना ये स्टडी। ऐसा है कि सबके साथ जाओगे आप कि हाँ कि मैं इसको भी सिखा दूंगा, इसको भी सिखा दूंगा, ये भी, तो वो चीज़ थोड़ी सी छुपे रुस्तम रहना पड़ेगा हमें, मतलब सबको नहीं बताना पड़ेगा कि ऐसा भी नहीं है। कोई अगर आपका हाँ कोई अच्छा दोस्त है तो ठीक है, बट आप अगर ये सोचोगे कि सबको साथ लेके चलूंगा तो वो थोड़ा हो सकता है कि नहीं ना हो पाए। चलिए, ये तो होगी इनकी बात। अब चलेंगे हम थोड़ा सा गर्ल्स के पास, इनसे पूछेंगे क्योंकि गर्ल्स की ना ज़्यादा दोस्ती होती है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा बोलते हैं। वैसे तो लड़कों की ज़्यादा अच्छी होती है, इसमें डिबेट बहुत ज़्यादा हो सकती है। लेकिन अभी हम ये पूछेंगे कि आपकी फ्रेंड्स आपको मदद करती हैं जब आप ऐसा बोलोगे कि मुझे ये नहीं आ रहा? होता है, हेल्प होती है? मोस्टली दोस्तों के साथ यही हेल्प चाहिए होती थी कि थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रही है, तो उससे कि यार नहीं हो रहा। पर हाँ, कोई चीज़ होती थी तो निमोनिक्स वगैरह के लिए हेल्प कर लेते थे, शेयर ऐसा मतलब बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल तो नहीं था, 3-4 दोस्त थे मेरे, तो उनमें ऐसा कोई फैक्टर नहीं था, वो हेल्प कर देते थे अगर हम पूछते थे, हम भी हेल्प करते थे। वो भी बार्टर सिस्टम था ना, अकेले तो वो भी क्यों ही करेंगे। मतलब जेलस फैक्टर तो नहीं होता ऐसा कि इसके ज़्यादा आगे इस बार, है ना, अब बताती हूँ इसके बाद मैं क्या करने वाली, ऐसा होता है? मतलब गॉड थैंक मेरे दोस्त बहुत अच्छे थे, वो मुझे स्पेस देते थे कि मतलब तू पढ़ ले, हम मस्ती बाद में भी कर सकते हैं। और हाँ, मेरे लड़कों में कुछ ऐसे दोस्त थे जो गर्ल्स में ऐसे नहीं थे। आई जेन्युइनली स्पीक, गर्ल्स में जो मेरी दोस्त थी वो बहुत अच्छी थी, रिस्पेक्ट करती थी, और ऐसा भी नहीं था कि तू बहुत पढ़ती है तू तोता, ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं था हमारे बीच में। अभी इनसे बातचीत होनी है क्योंकि काफ़ी देर से पीछे खड़े हैं, तो हम ये पूछना चाहेंगे आपसे कि कभी ऐसा स्ट्रेस हुआ है कि छोड़ दें, अब मन नहीं कर रहा, है ना, घर वालों को फ़ोन कर दें कि ना हमसे ना हो पाएगा, ऐसा हुआ कभी? तो बहुत बार होता था ऐसा, पर फिर बाद में सोचते थे कि यार अब इतना आ ही गया तो आगे और कर लेते हैं थोड़ा सा। और टीचर्स भी मोटिवेट करते थे, पेरेंट्स भी मोटिवेट करते थे, तो आता तो था ऐसा मोमेंट्स बहुत सारे, बट उसको ओवरकम करना ही पड़ता है सब। जब आप ड्रॉपर बैच क्यों नहीं, फ्रेशर से, ठीक है, ड्रॉपर बैच वाला है यहाँ कोई? ड्रॉपर वाला आप हैं? देखिए, तो आपसे तो यही सवाल रहेगा कि जैसे आपके मन में आता है कि इस बार ड्रॉप करना है, तैयारी करनी है ना, लेकिन उसके बाद जब बीच जैसे में पहुंचते हम, है ना, तब ऐसा लगता है कि हमने गलती तो नहीं कर दी। उस टाइम डिसिप्लिन में रह के, काम रह के, कैसे आप अपने दिमाग को सेटल करते हो? बाकी ड्रॉपर का तो मेरे को पता नहीं, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं बैडमिंटन खेल लेता था बस। और जब मैं टाइम मिले, अगर मेरे को थोड़ा भी स्ट्रेस हुआ इस बात पे कि
यार नहीं हो रहा है, अब नहीं होगा, मतलब अगला कोई नेक्स्ट एग्जाम आ रहा है, कोई भी ओटी आ रहा है, अगर नहीं होगा, इसका सिलेबस मुश्किल है ये, तो जाओ या 1 घंटा खेल के आओ, या कुछ भी जिसमें मतलब अब जैसे हम अपने ये- हॉबीज के ऊपर ध्यान मूड फ्रेश रखो। करो, हाँ, कुछ बस भी मूड फ्रेश करो। मजे लो जिंदगी के और कुछ भी वो नहीं तो है। मजे तो लेने चाहिए। चलिए, ये थी हमारी चैंपियन चैट, और अभी इसके बाद ये अब स्टूडेंट से मिलने जाएंगे, वहाँ पे अपनी कहानी बताएंगे, अपनी जर्नी बताएंगे, लेकिन हंसना नहीं ऐसे खुश रहना है ना। चलिए, और इसके बाद भी बातचीत होगी, लेकिन अभी आपके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, शुभकामनाएं, और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। You all aware about the today's event? What this is going on? Champions meet. Here are the champions. Huge round of applause for the champions. आज इनको चैंपियंस के साथ मैं सर और मैम बोलना चाहूंगा। स्टूडेंट्स नहीं है, अब ये एक्स स्टूडेंट्स है, और इनकी वो जो कहानी है ना, वो सर और मैम तक की जो कहानी है, कैसे वो यहाँ पे आके पहुंची है, वो इनको पता है। क्यों इनको आज सर और मैम बोल रहा हूं? क्योंकि इन्होंने आज क्या काम कर डाला है जो कोई नहीं कर सका। वो लाखों स्टूडेंट्स जिनका नीट नहीं हो पाया, आज इस मंच पे आपके सामने है, जिन्होंने वो काम कर दिखाया अपने खून और पसीने की कमाई से नहीं, खून और पसीने की लिखाई से वो काम किया है। लिखाई से जो लिखने का काम इन्होंने किया है, आप सबके बीच वो आज है। क्योंकि इन्होंने वो काम किया है, क्योंकि चमक सूरज की नहीं आपके किरदार की है, कि चमक सूरज की नहीं आपके किरदार की है। ये बात आसमां के अखबार की है, ये बात आसमां के अखबार की है। आप चले मिनरवा संग तो चले कारवां, आप चले मिनरवा संग तो चले कारवां। ये बात गुरूर की नहीं, आप सबके एतवार की, आप सबके विश्वास की है। जोरदार तालियां इनके लिए। तो अब वो सुनहरा अवसर जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि ये जो शख्सियत आज आपके मंच पे अग्रसर है, आप मंच पे आसीन है, वो आपके सामने आपके सवालों के उत्तर देने के लिए यहाँ पे मौजूद है। ऐसी होनहार हमारी एक्स स्टूडेंट्स यहाँ पे हेरिन प्रियल रतवान। तो इनसे किसी का कोई भी सवाल है तो वो बेफिक्र होके, बेझिझक होके उनसे पूछ सकता है, ताकि वो अपने सपनों की उड़ान को और ज्यादा मंजिल तक पहुंचाने में उनको हेल्प मिले। तो प्लीज kindly ask any of the question, any of the query from these होनहार students of Minerva. सो मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक के जो रिएक्शंस होते हैं और फिजिक्स के जो फॉर्मूलाज होते हैं, सो क्या टेक्निक रहनी चाहिए कि हम उन्हें इस तरह से पढ़ें और वो हमें लॉन्ग टर्म के लिए याद रहे, बिकॉज हम भूल जाते हैं बार बार रिवाइज कर कर। तो एक लंबे समय तक याद रखने के लिए हमें क्या रिविजन टेक्निक फॉलो करनी चाहिए? जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो उसमें जो रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स होते हैं, सबसे पहले आपको वो अच्छे से पढ़ लेने हैं। क्योंकि अगर आप सिर्फ फॉर्मूला, मतलब जो रिएक्शन है उसको ऊपर से रटोगे, तो फिर वो एक टाइम पे जब क्वेश्चन आएगा तब आप भूल जाओगे। तो इसमें आपको देखना होता है कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, वो कहाँ जाके अटैक कर रहा है, तो वो सब आपको देखना होता है। और अगर इनऑर्गेनिक की बात करें तो फिर वहाँ पे आपको पी ब्लॉक आ जाता है, DF ब्लॉक आ जाते हैं। तो फिर वो पी ब्लॉक जैसे है, तो आपको हर एक फैमिली रोज रोज पढ़नी है। अगर आप एक दिन में सारे पढ़ने लोगे तो आपका दिमाग बर्नआउट हो जाएगा और आपसे कुछ हुए नहीं जाएगा। और जैसे कि D और F ब्लॉक है, तो उनके लिए वो तो छोटे छोटे हैं, तो वो ज़्यादा आसान हो सकते हैं। लेकिन जो P ब्लॉक है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आपको ध्यान देना है कि P ब्लॉक का सबसे ज़्यादा पढ़ना है, फिर D, फिर F। और उसके बाद जो फिजिक्स के लिए है वो मेरे बैचमेट बता। फिजिक्स के फॉर्मूला मैंने भी पहले बहुत ट्राई करा था कि रट्टा मार के करूँ, रट्टा नहीं मारा जाता था मुझसे। तो बेस्ट वे होता है फिजिक्स के क्वेश्चन करने का कि जब तुम क्वेश्चंस कर रहे हो तो जब तुम क्वेश्चन कर रहे हो तो पहले वो फॉर्मूला लिखो जो तुम यूज कर रहे हो। मेरे लिए हर सब्जेक्ट में ये होता है, मुझे याद करना है। तुम लिख लिख के करती थी फॉर्मूला। जितने अगर 10 बार सेम फॉर्मूला लग रहा है तो 10 बार कॉपी पे सेम लिखोगे तो 11वीं बार नहीं भूलोगे। और बीच बीच में तुम्हारे टीचर्स भी तुमसे ओरल टेस्ट लेते रहते हैं फॉर्मूला का बीच में। तो जितनी बार तुम देखोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, मोस्टली ध्यान रखना कि तुम लिख रहे हो। OT में जितनी बार फॉर्मूले लिखो। और जब जैसे नया चैप्टर है तो ये हमें ट्रिक बताई थी विजय सर ने +1 में कि जब नया चैप्टर है तो जब क्वेश्चंस कर रहे हो तो सामने कॉपी खोल लो, फॉर्मूले उससे देख के कर लो अगर नहीं याद हो रही, क्योंकि जितना तुम्हारा मेमोराइज करने में विजन यूज होगा उतना तुम्हें चीजें मेमोराइज रहेंगी। तो ये फिजिक्स के लिए। एंड हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, अगर हम बात करें कि हमें NCERT रेफरेंसेस और मॉड्यूल्स को बैलेंस करना है, किस चीज को कितना टाइम देना चाहिए और कब देना चाहिए? जैसे कि लास्ट के 3 मंथ्स होते हैं पेपर से पहले, जब हमारे बोर्ड्स हो जाते हैं तो उस टाइम हमारा मोस्ट ऑफ द सिलेबस कवर हो गया होता है। तो उस टाइम हमें क्या अप्रोच रखनी चाहिए अपने सिलेबस को अच्छे से एक बार रिवाइज करने के लिए? किस चीज को कितना टाइम देना चाहिए? सिलेबस फिनिश हो गया हो उसके बाद
ये मेरी एक गलती रही थी बीच में कि अभी तो तुम्हारे पास टाइम है +1 के लिए, तो सबसे पहले हमें लगता है कि +1 में जैसे कोई भी रेफरेंस बुक्स होती है उसमें इतना डिटेल में हर एक टॉपिक पे नहीं होते क्वेश्चंस, मोस्टली तुम्हें कुछ ना कुछ रह ही जाता है। लेकिन जो तुम्हारे स्कूल के मॉड्यूल्स है ना, वहाँ पे हर एक टॉपिक के लिए क्वेश्चंस दिए होते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी अपनी गलती से कि एक बार जो +1 वाले मॉड्यूल्स तुम्हें दिए गए हैं वो तुम्हें जरूर करने हैं एक बार दोबारा से, वो हर एक तरह का क्वेश्चन कवर हो जाएगा। चाहे क्वेश्चन इजी हो टफ हो, कुछ तुमने सर्कल भी करे होंगे मॉड्यूल में जो तुम्हें नहीं आते थे, तो वो इस टाइम पे दोबारा करने हैं। मेरी ये गलती थी, मैंने मॉड्यूल्स लास्ट के लिए बचा के रखे थे, पर वो फिर लास्ट कभी आया ही नहीं, वो मॉड्यूल्स हुए नहीं। मैंने जेईई पे वाईक्यूज कर लिए, रेफरेंस बुक कर ली, बट थोड़ा मुझे यह था कि मैंने मॉड्यूल्स भी करे होते तो थोड़ा ठीक रहता। तो मॉड्यूल्स तुमने करने हैं, जेईई पे वाईक्यूज करने हैं, नीट पे वाईक्यूज एक बार करो सफिशिएंट है, क्योंकि अब भी जैसे पेपर टफ आना शुरू हुआ है, पहले पेपर ईजी आता था, तो अभी तुम जेईई के पे वाईक्यूज पे ध्यान रखो। और दिस वाज फॉर फिजिक्स, और फिजिक्स में एनसीईआरटी की इतनी रेलेवेंस नहीं होती है, बस जो कुछ चैप्टर्स है सेमीकंडक्टर्स, +2 के एटम्स न्यूक्लियाई है, और वो ईएम वेव्स वाला चैप्टर है, वो तुम्हें करना है। बाकी जब तुम क्वेश्चन करोगे उसमें से बीच बीच में ऐसे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो तुम्हारे नोट्स में नहीं होंगे, तो जो तुम्हें जैसे जैसे क्वेश्चन मिलता जा रहा है उस क्वेश्चन को वैसे ही अपने नोट्स में डाल लो, उतना सफिशिएंट रहता है। बहुत कम होता है नीट में कि एक आधा क्वेश्चन आ गया, वो भी ऐसे कि जो तुमने लाइक नोट्स में ना हो, कुछ बाहर से लाइक, तो उसके लिए एनसीईआरटी मैंने तुम्हें बता दी किस किस चैप्टर्स के लिए। और केमिस्ट्री का पीयूष। जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है तो सबसे पहले आपको कॉमन नेम्स याद रखने होंगे, क्योंकि कई कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, फिर उसमें फिर बच्चा परेशान हो जाता है कि कॉमन नेम कैसे याद रखने हैं, तो उसमें आपको रोज रोज वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। और मेरी जो गलती थी कि मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी, तो एनसीईआरटी पढ़ना इनऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर फिजिकल में देखें तो फिजिकल में आप एनसीईआरटी में जो लास्ट के क्वेश्चन होते हैं वो बढ़िया होते हैं, बस उसमें कैलकुलेशन थोड़ी लंबी होती है, तो उसमें थोड़ी मुश्किलें आ सकती है, तो वो मैं बोलूँगा नहीं कि कैलकुलेशन पूरी एंड तक करो, लेकिन थोड़ा बेसिक तो पता होना चाहिए। और ऑर्गेनिक में बस वही है कि रीजेंट सारे याद रखो, मैकेनिज्म, और इनऑर्गेनिक में तो रटना ही पड़ेगा। और फिजिकल में सबसे पहले फॉर्मूला करने, उसके बाद क्वेश्चंस, और उसके बाद फिर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे जा सकते हो जैसे नीट, और उसके बाद जेईई मेन पीवाईक्यू पे। एक और बोलूंगी केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री की जो 12th की बुक है ना केमिस्ट्री की, उसमें इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ऑर्गेनिक, ये तीनों चैप्टर्स तुम्हें ऐसे पढ़ना जैसे तुम बायो की पढ़ते हो, क्योंकि मैंने बहुत नंबर कटवाए अपने ओटीज में। एनसीईआरटी से आया था, मैंने पढ़ा था एक बार, पर मैंने केमिस्ट्री पढ़ी थी केमिस्ट्री की तरह कि लाइक इतना वो नहीं होता। केमिस्ट्री तुम्हें पढ़नी है जैसे तुम बायो की एनसीईआरटी पढ़ते हो, हर एक वर्ड, हर एक डायग्राम। मेरे को याद है एक वो आया था, क्वेश्चन आया था कि वेनिलिन जो है एक स्ट्रक्चर, उसके डायग्राम में कितने पाई बॉन्ड्स होते हैं, तो वो स्ट्रक्चर ही नहीं पता था, वो एक क्वेश्चन आया था। तो वो तुम्हें हर एक स्ट्रक्चर, जैसे तुम बायो की एनसीईआरटी पढ़ते हो वैसे तुम्हें केमिस्ट्री की 12th की एनसीईआरटी मैं बोलूंगी वो जरूर से पढ़नी। तो ओटी में जैसे टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ओटी में टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो ओटी में टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको ओटी के लिए पहले तो स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि आप स्ट्रेटजी से तीनों सब्जेक्ट्स को अटेम्प्ट करोगे। अब जैसे मेरी स्ट्रेटजी मोस्ट ऑफ यही रहती थी कि मैं पहले बायो करता था, क्योंकि वो हो जाती है 1 घंटे के अंदर अंदर आराम से, तो उसके बाद मैं जाता था, मतलब मैं कम पेपर को कम से कम 2 रीडिंग्स में ख़त्म करता था। पहले बायो मोस्ट ऑफ हो जाती थी पहली रीडिंग में, फिर मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के वो वाले क्वेश्चन करता था जो मेरे को लगता है कि मतलब देख के पता चल जाते हैं कि ये आराम से हो जाएंगे, तो मतलब एटलीस्ट मेरे वो वाले क्वेश्चन एंड में नहीं छूटते जो मेरे को आते थे। वरना कभी कभी ये भी होता है कि हम जैसे हमारा पेपर छूट गया और उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है, और वो सारे छूट गए थे हमारे, तो एटलीस्ट वो नहीं होता है। और दूसरी रीडिंग में वो क्वेश्चन करता है जिनमें मतलब थोड़ा टाइम लगना है, या कैलकुलेशन है, या मुझे देखते ही मतलब दिमाग में उनका कोई फॉर्मूला या जो कुछ भी था वो सब नहीं आया। तो पहले तो मैं यही बोलूँगा कि मोस्ट ऑफ जितने मार्क्स आपको उस ओटी में मिल सकते हैं ऐसी, वो तो आपको पहली रीडिंग में ले लेने हैं। फिर बाकी रीडिंग 2 में वो डिपेंड करता है कि आप कितने और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, तो मेरा सवाल केशव से है, बिकॉज आई थिंक मैंने भी 11th-12th बिना कोचिंग के किया। इस साल मेरे फ्रेशर में 411 आया, तो लाइक अभी मैंने 4th बैच में है, तो मुझे इनिशियल फेजेस में काफ़ी लाइक प्रॉब्लम आ रही है फिजिक्स में। तो आपने अपने इनिशियल फेजेस में लाइक कैसे टैकल किया था? बिकॉज बाकी लोग भी हैं यहाँ मतलब सेम बैच में जो पहले से कोचिंग लेके आए हैं, एंड काफ़ी डिमोटिवेशन भी होती है मुझे। तो आपने फिजिक्स को कैसे लाइक मतलब क्या क्या चीज़ें, बुक्स कौन सी, बुक्स तो चलो, एंड कहाँ कहाँ से आपने रिसोर्सेज से ट्राई किया था? मेरे तो बिना कोचिंग के 250 आए थे पहली बार 11th-12th के बाद। और उसके बाद अब जैसे आप कह रहे हो डिमोटिवेशन की कोई बात नहीं, अभी मतलब आपको टाइम तो है, अभी मतलब आपको पता ही है टाइम है, तो फिर क्यों डिमोटिवेशन? मतलब कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके? अभी मोटी हुआ होगा फिजिक्स में? अभी नहीं हुआ। मतलब मार्क्स अगर आपके जैसे 70-80 अबव आ जाते हैं, मतलब
लेवल यहाँ पे ओटी का ठीक रखते हैं, मतलब आपके जैसे वहाँ पे नीट में आता है उससे, मतलब इस बार तो ठीक लेवल की नीट आया था फिजिक्स में, फिजिक्स केमिस्ट्री भी इस बार अच्छी आई थी। तो मतलब इतने नंबर भी आ रहे हैं तो लास्ट तक आपके 100 से ऊपर चल जाए तो बहुत अच्छा है। मेरे भी उतने गए थे तो हो जाता है लास्ट में। मेरा डाउट ये है कि आप डेली मतलब कितने घंटे पढ़ते थे, पर सब्जेक्ट कितना टाइम देते थे? कभी ऐसा भी हुआ है कि फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ ली पर बायो नहीं पढ़ी, कभी 2 सब्जेक्ट हुए तो तीसरा सब्जेक्ट कैसे कवर किया? और शॉर्ट नोट्स क्या आपने तीनों सब्जेक्ट्स के बनाए थे? और मिस्टेक नोटबुक्स डेली कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली करते थे? तीनों सब्जेक्ट के आप डेली फिजिक्स के 50 क्वेश्चंस, बायो के, केमिस्ट्री के डेली करते थे क्वेश्चन प्रैक्टिस की स्किप करते थे? का जो पेस होता है वो कभी कभी ब्रेक होने लग जाता है, पर जैसे कि आप बोल रहे हो कि डेली हम 50 क्वेश्चंस करते थे, अब मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि हम डेली करते थे, मतलब एवरेज हम करते थे 50 क्वेश्चंस। पर जैसे कि आप बोल रहे हो कि आपका कोई सब्जेक्ट छूट जाता था तो हम उसकी मतलब अगर हमारे पास शॉर्ट नोट्स पड़े हैं तो हम फटाफट वो देखते थे और आगे अगले दिन ओटी देने चले जाते थे, क्योंकि वो हमें खुद पे इतना बिलीव है कि हम कर लेंगे कुछ पेपर में, एग्ज़ाम में। और ये नहीं होता कि मैं पढ़ के नहीं गया, ये होता है कि मैंने जो मेरे को आता है वो मैंने कितने अच्छे से पेपर में शो किया है। मतलब ऐसा ऐसा हो कि मैं पूरा पढ़ के चला गया और पेपर में मैं कर नहीं पाया तो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं होता ना। चाहे आपने कम पढ़ा हो पर जितना पढ़ा हो वो आप अच्छे से डिलीवर कर पा रहे हो पेपर में, वो सबसे बढ़िया रहता है। तो आप तो जैसे कर रहे हो वैसे करो। और नेगेटिव्स जैसे मैंने स्टार्ट किया था ड्रॉप तो मेरे 20 नेगेटिव होते थे ओवरऑल पेपर में, और मैं क्वेश्चंस लिखता था कि मैंने क्या मिस्टेक की। फिर मेरे को था कि मेरे को नेगेटिव कम करने हैं, मेरे को 10 से नीचे नेगेटिव लाने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे नंबर कम हो जाए, मेरे को उस चीज़ से मतलब नहीं है, मेरे नेगेटिव कम होने चाहिए। और जो आप बोल रहे हो कि मिस्टेक नोटबुक, उसको मैं डेली रिवाइज करता था, और जब एंड का 1 महीना बचा था हमारे पास तो हमने सब पढ़ लिया था। फिर उसमें कुछ चीज़ें होती है जो पढ़ने की होती है, मैं अपनी मिस्टेक नोटबुक्स ही रिवाइज किया करता था कि मैंने ये मिस्टेक की है और बाकी मेरे को सब आता है। जैसे आपने बोला कि चिल रहना होता, बट माइंड में तो वही चल रहा था साथ में कि कैसे चिल रहे। जैसे आज औरों का रिजल्ट आया तो हमने जाके देखा कि इतने मार्क्स आए हैं, तो उस टाइम भी हो गया कि हमारे आ जाएंगे इतने। और आपने बोला कि आप 2-3 घंटे यहाँ पढ़ते और घर पे पढ़ते थे, मतलब 8 to 4 रख लो, यहाँ पे 2 घंटे हो गए, तो उतने में हो जाता है खत्म। मतलब क्योंकि ऐसा लगता है कि नहीं हो पा रहा है स्टार्टिंग में। ऐसा हमें भी लगता था, पर अब क्या कर सकते हैं, मतलब कि अब अगर हम ऐसा सोचते रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब जैसे आपको कोई टेंशन होती है, आप गेम्स खेलना शुरू कर दो, मतलब अपनी फिजिकल हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखो, मतलब अच्छे से रहो। और जैसे आप बोल रहे हो कि दूसरों के मार्क्स मत देखा करो, खुद को एनालाइज करो कि अभी मेरे इतने आगे, खुद को सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि मैं ठीक कर रही हूँ, मेरे को दूसरों से मतलब नहीं है, दूसरा चाहे जहाँ मर्जी हो, मेरे को अपने से मतलब है, मुझे सीट चाहिए, मुझे दूसरे का मतलब नहीं है कि दूसरे कहाँ तक पहुँच गए। अगर मेरे को सीट मिल रही है, मेरे नंबर इतने आ रहे हैं तो मैं खुश हूँ। मान लो आपके यहाँ पे 600 मार्क्स आ रहे हैं और फाइनल नीट में आपके 500 तक आप कर रहे हो, मैं आप सोच रहे हो मेरे 500 भी नहीं पहुँच रही, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप सीट नहीं ले पाओगे, उसका मतलब है कि कट ऑफ बहुत नीचे जाएगी। आपको अपने, चाहे आपके नंबर 400 भी आ रहे हो, कट ऑफ 400 तक रुक जाएगी। आपको बिलीव होना चाहिए अपने कि मैं कर लूँगी। पेपर से पहले आराम से रखना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, पिछले दिन भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बट वो हो ही जाता है ओटी से पहले भी और पेपर से पहले भी, और नॉर्मल जब बोर्ड्स भी देते हैं तब भी हो जाता है। उसका कोई आपके पास सॉल्यूशन है? तो हमारे साथ भी ऐसा होता था, जब मैं स्टार्टिंग में ओटी देता था तो मेरे को फाइनल बोर्ड्स की जैसी फीलिंग आती थी कि अब तो पेपर आ गए। पर आप जितने ज़्यादा ओटी दोगे वो फीलिंग कम होती रहेगी, आप मतलब बोलोगे फिर से वही दिन आ गया, अब मैं फिर से दूंगा, तो वैसे हो जाता है। और बात रही कि पेपर स्ट्रेटजी, तो जो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं पहले जाते ही फिजिक्स करूंगा फिर मैं केमिस्ट्री। मेरा था जब मैं 25 में पेपर दिया था तो मैंने सोचा था कि मैं पहले फिजिक्स करूंगा, क्योंकि मैं हमेशा ही फिजिक्स करता था पहले, और फिजिक्स टफ आ गई। तो आपको पेपर के वक्त अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए। जैसा कि आपने बोला कि जेई के पीवाईक्यूज करने हैं, तो पहला तो मेरा क्वेश्चन ये है कि वो आप किस टाइम पर करते थे? जब सिलेबस मतलब आप पढ़ रहे थे उस टाइम पर करा, या जब सिलेबस कंप्लीट हुआ उसके बाद चैप्टर वाइज, जैसे दिसंबर या जनवरी में जब भी सिलेबस कंप्लीट हुआ तब करना शुरू करा? और अगर चैप्टर में साथ में करा तो कैसे मैनेज करती थी? क्योंकि अगर मैं अपनी बात बोलूँ, अगर मैं करती हूँ तो मैं मॉड्यूल करूंगी, जब तक मैं पीवाईक्यू तक पहुंचती तब तक चैप्टर कंप्लीट होकर नेक्स्ट स्टार्ट हो चुका होता है। तो आप क्या करते थे? तो ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है कि साथ साथ में नहीं मैनेज हो पाता है, क्योंकि मेरे से भी मॉड्यूल ही हो पाता था और कई बार तो मेरा मॉड्यूल भी छूट जाता था। तो वो टेंशन नहीं लेनी आपने, उसका स्ट्रेस नहीं लेना कि मेरे से मॉड्यूल छूट गया, मेरे से क्या होगा क्या नहीं होगा।
तो पहली बात तो जेई मतलब पीवाईक्यूज मैंने तब अटेम्प्ट करे थे जब हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे पहुंच गया था, क्योंकि मुझे लगा तब कि मुझे अपने आप को टेस्ट करना है। टेस्ट करने का आपका सबसे ज़्यादा मतलब अच्छा पता है क्या होता है, अगर आप खुद को टेस्ट करोगे कि आप जब फाइनल ना नीट में बैठोगे तो आपको उतनी घबराहट नहीं होगी कि हाँ अब मैं नीट में बैठ गई हूँ। तो क्योंकि ना सारे बच्चे, आप लोग नीट के पेपर के लिए तैयार हो सकते हो, लेकिन कभी भी आप वो प्रेशर के लिए तैयार नहीं होते जो आपको नीट के पेपर में होता है। जब आप बैठे हो तो ना आपके माइंड में चलता है कि ये मेरा फ्यूचर डिसाइड करेगा, ये वो सब करेगा। तो इसके लिए ना आपको लास्ट में जब आप बैठोगे ना, जब सिलेबस हो जाएगा तब लगाना जेईई की पीवाईक्यूज, क्योंकि आप तब खुद वो कर पाओगे, टेस्ट कर पाओगे। आप कोई क्वेश्चन करोगे, आपको नहीं आया तो आप क्या करोगे, अपने नोट्स में जाओगे, उसको हाईलाइट कर लोगे कि ये पॉइंट मैं भूल गई थी पहले, तो ये मुझे अच्छे से मतलब आप जब उसको पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। ये चीज़ ना मतलब मेरे लिए तो बहुत हेल्प करी। मेरे को बहुत वो होता था कि मेरे से पढ़ते वक्त ना बहुत चीज़ें छूट जाती थी, तो मैं डायरेक्टली मतलब छोड़ो अब चलते हम क्वेश्चंस पे। तो आप जब क्वेश्चंस करते हो ना, आपको तब पता लगता है कि आप कहाँ छूट गए हो। तो अगर आप पूछो कि कहाँ करने हैं क्वेश्चंस, कब करने हैं, अभी आप सिर्फ मॉड्यूल करो, सिर्फ अपना ध्यान मॉड्यूल में रखो। एंड में आपको बहुत टाइम मिलेगा क्योंकि आपका सिलेबस आई गेस जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद आप पीवाईक्यूज लगाओ, और टेंशन ही नहीं है इसमें। जब ओटी होता था तब अलग से मतलब ओटी का सिलेबस अलग से पढ़ते थे या जो ऑन गोइंग है वही साथ में करना? क्योंकि मैं अगर पिछला पढ़ती हूँ तो मेरा करंट वाला बिल्कुल बैकलॉग में चला जाता है। ये तो सच्ची बहुत डिफिकल्ट होता है मेंटेन करना कि ओटी का पढ़ना है कि ये करना है, क्योंकि मैं सच्ची बताऊं तो मैं ओटी पे फोकस करती थी। जो हो रहा है वो आगे अगले ओटी में खुद कवर हो जाएगा मेरा। मैं ऐसे करती थी, सभी का अपना अपना तरीका होता है, क्योंकि मुझे पहले मेरा पता क्या ध्यान होता था कि मुझे ओटी में नंबर लाना। घर की तरफ से प्रेशर तो होता ही है कि भाई अच्छे नंबर लाओ, अच्छे नंबर लाओ, तो मेरा पूरा ध्यान ओटी में ही होता था कि ओटी में अब मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, ये करना है, वो करना है। तो जेन्युइनली बोलूँ तो मैं अपने ओटी के सिलेबस पे ध्यान रखती थी आगे, क्योंकि आपके ओटी अभी होते रहेंगे। अभी ये एक नहीं है, मतलब मेरे तो अभी तक मैं बोलूँ रफ सा तो मैंने 70 ओटीज तो दे ही दिए होंगे, +1 +2 और ड्रॉप करके मिला। तो मुझे इतना पता है कि एंड में आपके बहुत पेपर होंगे जब आप इसमें आओगे ना। अभी टेस्ट सीरीज आपकी स्टार्ट होगी जनवरी में, और हमारे तो शायद 3 फेज हुए थे, फिर उसके बाद फिर रीनीट वाला हो गया था तो एक और फेज स्टार्ट हो जाता है हमारा, तो उसमें आपका कवर हो जाता है। आप ओटी का पढ़ो, अगर कुछ छूटता है आपका, आप अगले ओटी में उसको देखो और टीचर से पूछ लेंगे, टीचर्स कभी भी आपको बता देंगे, वो इस चीज़ की बात टेंशन नहीं लो कि छूट जाए। कि जैसे हम ओटी देते हैं ना, उस टाइम मतलब कंप्लीट ब्लैंक हो जाना और इतनी एंजाइटी होना कि अगर कोई क्वेश्चन आपको पता है कि आपने ऑलरेडी करा है और वो आया है, तो जनरली ऐसा होता है कि नॉर्मली लोग खुश होते हैं कि हमने हमारा किया वो क्वेश्चन आया, बट जब मैं कर रही होती हूँ तो मैं वहाँ पर वो भी गलत करती हूँ। और पिछले दिन मतलब लोगों को इतनी मोटिवेशन होती है कि हमने कुछ नहीं पढ़ा, हम एक रात में सब पढ़ लेंगे, तो मेरे साथ ऐसा होता है, मुझे लगता है कि मैंने कुछ नहीं, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, और वो सारा ब्लैंक हो जाता है। मतलब मुझे भी ना ऐसा ओटीज के बीच में बहुत होता था, जेन्युइनली बोलूँ बहुत होता था कि एकदम से ना वो हो जाता था कि यार कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। मैं तो सर पकड़ के बैठ जाती थी बीच पेपर में, मुझे कुछ नहीं आ रहा। तो मैं क्या करती थी, मैं चल जाती थी बाहर, मैं 5 मिनट बाहर घूम के आती थी मस्त। कोई टीचर देख ना ले उसका ध्यान रखना होता था, क्योंकि फिर चीटिंग वगैरह के वो लग जाते थे। तो मैं बाहर घूमती थी 5 मिनट, अपना माइंड रिलैक्स करने की कोशिश करती थी, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे आता है। मुझे इतना अपने आप को ये लाइन ज़रूर बोलनी कि मुझे पता है, मुझे आता है। तो आप थोड़ा काम होते हैं इससे कि मुझे आता है और मैं कर सकती हूँ। तो ये चीज़ अगर आप खुद को बोलोगे ना, तो आप जेन्युइनली थोड़ा काम फील करोगे। थोड़ा बाहर घूमो, पानी-पूनी पियो, फिर आओ। फिर आप थोड़ा वो रिलैक्स हो जाओगे। फिर आपको थोड़ा धीरे-धीरे करके उस क्वेश्चन को छोड़ दो आप। अगर आपको लग रहा है कि मुझे आता है, तो उस टाइम पे छोड़ दो। अगर नहीं हो रहा, अगले क्वेश्चन पे करो। फिर एंड में क्या होता है, जो लास्ट के 15-20 मिनट होते हैं ना, तब याद आता है। मुझे तो ऐसे होता था, मुझे लास्ट में ना 5 मिनट में मुझे मतलब अगर पूरे पेपर में मेरे से कुछ 10-15 छूट गए ना, तो एंड के मैं सच्ची बता रही हूँ 5 मिनट में जो होते थे ना एंड के, उसमें मेरे 10 क्वेश्चन हो जाते, क्योंकि वो एकदम से ना वो सब कुछ ही एकदम से याद आता है। तो आप ऐसा स्ट्रेस मत लो कि मैं ब्लैंक हो गई हूँ, ये हो गई, तो आप अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाओ। वो नहीं आ रहा तो उससे अगले मूव कर जाओ। स्वागत है फिर से आपका, और मिनर्वा स्टडी सर्कल की इस चैंपियन चैट में एक बार फिर से हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं वो बच्चे जो अभी चैंपियंस की बात सुन के आए हैं। अब इनसे पूछना पड़ेगा कि बात सुन के कैसा लगा, कैसा रहा आपका सेशन आज का? काफ़ी अच्छा रहा, थोड़ा एक्सपीरियंस मिला हमारे सीनियर से, और जानने को मिला कि वो उनकी जर्नी कैसी रही थी, और काफ़ी सारा एक्सपीरियंस मिला। हमारे को एक दिशा मिली कि हमें कहाँ पे अपनी एफर्ट्स डालने चाहिए, क्योंकि अब हर एक स्टूडेंट एफर्ट तो डालता ही है। कोई 8-8 घंटे पढ़ता है, कोई 12-12 घंटे पढ़ता है, बट बात यह है कि राइट वे में, हाँ राइट डायरेक्शन में वो एफर्ट्स लगनी चाहिए। तो वो उनसे हमें पता चला कि कहाँ कैसे करना है, और काफ़ी सारे क्वेश्चन भी पूछे कि क्या गलत है क्या सही है।
और हम कहाँ लैग कर रहे हैं। कई बार होता है कि 150 नंबर पे ही अटक जाते हैं, ब्रेक लग जाती है, तो फिर वहाँ पे उसको कैसे हम बढ़ा सकते हैं। तो कौन सी आज की बात ज़्यादा हेल्पफुल रही हो जो आपके दिमाग में अभी स्टक कर रही हो कि ऐसा तो मेरे साथ भी हो रहा है, इनके साथ भी हुआ था? उन्होंने हमें अपनी पूरी जर्नी बताई और उनसे बात करके हमें लगा कि नहीं, जो हमारे साथ हो रहा है वो उन्होंने भी फेस करा, और अगर वो चीज़ ओवरकम कर सकते हैं तो वो हम भी ओवरकम कर सकते हैं। उन्होंने वो प्रॉब्लम्स हमें बताया कि उन्होंने कैसे ओवरकम करी और हमें गाइडेंस प्रोवाइड करी, जो कि ऑफ कोर्स फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्प करी। कौन सी प्रॉब्लम थी आपकी ऐसी जो आपको अभी डर लगता है उसका कि ये तो नहीं हो पाएगा? जैसे अभी रिसेंटली हमारे ओटी हो रहे थे और ओवरऑल ओटी में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने बताया कि जब शुरुआत का टाइम था तो उनके साथ भी सेम चीज़ हो रही थी, और उन्होंने अपने आप को एनालाइज करा और अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करी टीचर्स के साथ, और डाउट सेशन लगाए जिनकी वजह से उनके मार्क्स इंप्रूव हुए। तो ऑफ कोर्स हम भी फ्यूचर में यही करने वाले हैं। अभी सारे ड्रॉपर हैं, कोई प्लस 2 वाला भी है? ड्रॉपर है ना? ड्रॉपर हैं। तो ड्रॉपर बैच में आप एंटर होते हैं, है ना? डिसीजन लेते हैं कि ड्रॉपर बैच में जाना है। तो कैसे, कितना डर रहता है कि ये हो पाएगा, सही डिसीजन है या फिर गलत डिसीजन है? कैसा फील होता है? मेरा तो सेकंड ड्रॉप है, बट जब मैंने फर्स्ट ड्रॉप लिया था तो मैं बहुत लो फील और मैं बहुत नेगेटिव थी, बट यहाँ आके मेरे को फील होता है कि हो जाएगा अभी। ठीक है। और अभी मैं और पूछना चाहूँगा, हमारे साथ और बच्चे भी यहाँ पे जुड़े हैं, है ना? ये काफ़ी देर के बाद आए हैं, तो आपसे ये पूछना है कि आज आपका कौन सा ऐसा डाउट था जो आज क्लियर हुआ है? पर्सनली मुझे केमिस्ट्री मेरे को लगता है वीक है, मतलब हमेशा से मेरी वीक रही है, तो मैंने उसके बारे में भी आज पूछा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे कैसे काम करना है, तो काफ़ी गाइड करा आज, इनकी गाइडेंस ने काफ़ी हेल्प। ठीक है। तो जब आपके ओटी में कम मार्क्स आते हैं तो फिर उसके बाद क्या स्ट्रेटजी रहती है आपकी? ये पूछा आपने कि उनकी क्या स्ट्रेटजी थी? पूछा आपने ऐसा? जैसे उन्होंने बोला कि जैसे जो फर्स्ट 5 ओटीज़ रहते हैं हमारे, तो हमें उस टाइम कंसिस्टेंसी करनी है और उनको एनालाइज़ करना है मार्क्स को हमें। और जैसे अगर ओटी में कम मार्क्स आ रहे हैं तो हमें डीमोटिवेट नहीं होना है उस चीज़ से भी। हमें मतलब जो हमारे टॉपिक्स हैं उनको एनालाइज़ करना है, देखना है, मतलब प्रैक्टिस करनी है, और हमें प्रोग्रेसिव स्कोर्स रखने की कोशिश करनी है ज़्यादातर। और एक नेगेटिव थिंकिंग नहीं दिमाग में लानी है कि मैंने ड्रॉप लेके गलती कर दी, मेरे ओटीज़ में अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो हमें जो है प्रैक्टिस करते रहना है और एनालाइज़ करना है चीज़ों को। और आज का जो सेशन रहा, आज आप ऐसा क्या बोलना चाहोगे कि ये सेशन ऐसा था, वैसा था? क्या बोलना, एक वर्ड में अगर आप डिफाइन करना चाहते हो, एक सेंटेंस में डिफाइन करना चाहते हो? मोटिवेट करने के लिए बहुत अच्छा था और हेल्पफुल था बहुत, क्योंकि हमें बहुत टाइम से डाउट थे, तो वो इन्होंने बहुत अच्छे से क्लियर करे। कोई और बोलना चाहता हो कि मेरे लिए तो ये लाइफ चेंजिंग हो सकता है, कुछ ऐसा था कि आज पूरे डाउट क्लियर हो गए? कोई है ऐसा जिसके आज मैक्सिमम डाउट क्लियर हुए हैं? आप में से हैं, हुए? पूछा कोई सवाल आज के इस सेशन में? पूछा? क्या पूछा आपने आज? बेसिकली सब्जेक्ट्स को अप्रोच करने की जो टेक्निक होती है वो पूछा, एंड रिवीजन की टेक्निक कैसी होती है वो पूछा। कुछ डाउट्स होते हैं जो हमारे खुद की प्रेपरेशन करने के बाद जब हम पेपर दे देते हैं उसी के बाद क्लियर होते हैं, तो हमें थोड़ा पहले पता चल गए उनके थ्रू से। एक्सपीरियंस के थ्रू अब आप उसको अच्छे तरीके से, अच्छी रणनीति के साथ अच्छे तरीके से आगे जाएंगे। चलिए, और अभी आप इस सेशन को क्या नाम देना चाहते हो? हमने तो दिया है चैंपियंस टॉक। चैंपियंस टॉक होगी, है ना? चैंपियंस चैट होगी, ठीक है। अब आप क्या नाम देना चाहते हो? हमने चैंपियन चैट दिया है, आप क्या नाम देना चाहते हो इस आज के सेशन को? अच्छी तरीके से क्या नाम देना चाहते हो? द हेल्पफुल टॉक, कुछ ऐसा कौन सा दिमाग में आपके आ रहा है कि नहीं आज अच्छा रहा और ऐसा होना चाहिए हर साल? और कौन सा ऐसा डर है जो आपको लग रहा है आने वाले एग्जाम में? किसी को भी डर लग रहा है ऐसा कि आने वाले एग्जाम में ये हो सकता है, वो हो सकता है? आई थिंक आई विल नेम इट फ्यूचर टॉक, क्योंकि हम खुद को देखते हैं ना उनमें, इसलिए। और अभी जितनी भी हमारी बातचीत हुई है और उससे यही लगा कि आज की जो चैंपियन जो चैट रही है इस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही है इन सब के लिए। लेकिन एक डर तो हमेशा रहता है हमारी, जब जर्नी होती है उसमें किस तरीके से आगे जाना है, कौन सी स्ट्रैटेजी रहती है। और अभी इनसे अब एक लास्ट सवाल यही पूछना है कि मिनर्वा स्टडी सर्कल ज्वाइन करने के बाद आपको कितना कॉन्फिडेंस आया है कि अब हमारा हो सकता है कि सही रणनीति के साथ आगे जा रहे हैं और किस स्ट्रैटेजी के साथ आगे जा रहे हैं ये हमारे लिए बेटर होगा? क्या लगा यहाँ आके? अच्छा लगा, मतलब टीचर्स भी काफ़ी हेल्पिंग है और हेल्प भी करते हैं और मोटिवेट भी करते हैं, अच्छा लगा। ठीक है, टीचर हेल्पफुल हैं, मोटिवेट करते हैं, मतलब पढ़ाते नहीं हैं? अच्छा। और आप क्या कहना चाहेंगे आज के सेशन के लिए? सर बहुत बढ़िया था, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए बहुत अच्छा था। मैं बोलती हूँ कि बार बार ऐसे सेशन होने चाहिए
उन्होंने कंसिस्टेंसी के ऊपर बताया कि हाँ हम लोग, और डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, और सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन तो फ़ोन है, हमें फ़ोन को यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर चाहते हैं कि नीट क्लियर करना है तो फिर बंद कर दो। चलिए, एक सही सलाह दी है कि फ़ोन कुछ समय के लिए छोड़ दो जब तक आप इस जर्नी में हैं, और उसके बाद आप अपना सकते हैं। बिल्कुल नहीं छोड़ना है, उसके बाद हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए, लेकिन अभी जर्नी में इसको छोड़ना पड़ेगा। तो ये है हमारी आज ये चैंपियंस चैट, और इस चैंपियन चैट के छोटे-छोटे हमारे साथी, और आज इनके लिए सारा हेल्पफुल रहा होगा, और आगे भी आपकी जर्नी बहुत अच्छी जाए। और अगर आपके फिर से ऐसे डाउट होंगे तो फिर से ऐसी चैंपियन चैट होती रहेगी। धन्यवाद। से हमारे 12th के स्टूडेंट, और इनसे पूछेंगे कि ये चैंपियन चैट जो थी, आज के जो सेशन था, इनके लिए किस तरह का हेल्पफुल रहा, और किस तरीके की इनके जो सवाल थे वो क्लियर हुए हैं आज। तो सबसे पहले तो हमारी बहुत सारी क्वायरीज रहती हैं जो टीचर्स क्लियर नहीं कर पाती, बिकॉज उस टाइम पे यू डोंट नो कि व्हाट द सिचुएशन वाज, कि हमारे बहुत सारे डाउट्स रहते हैं रिलेटेड टू कि स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए और हाउ टू हैंडल स्ट्रेस एंड प्रेशर, जो कि बहुत मेन चीज़ें होती हैं। एंड वो ही आंसर कर पाते हैं हु हैज़ अचीव्ड समथिंग एंड जो उस दौर से गुजरे हैं। सो दे हेल्प अस अ लॉट इन दैट प्रोसेस। अच्छा, अभी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, 12th के एग्ज़ाम है ना, और उसके साथ आपका नीट या जेई जो आप कर रहे हैं अभी, तो कैसे मैनेज हो पा रहा है ये सारा प्रेशर, कैसे आप मैनेज कर पा रहे हैं? अगर आप जैसे जेई नीट की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो बेसिकली बोर्ड्स में क्या डेरिवेशन आती है, मतलब लॉन्ग आता है और वहाँ पे आपको फार्मूला बेस्ड कम आता है। तो अगर आप कम्पिटिटिव के लिए, अब जेई मैथ्स होता है डायरेक्ट क्वेश्चन, फार्मूला बेस्ड बहुत कम आता है, तो आप एक बार डेरिवेशन करते ही हो और 4-5 बार आपके मॉक टेस्ट होंगे, तो डेरिवेशन आपको वैसे लर्न हो जाती हैं। तो अगर आप ऑटोमेटिकली जेई का कर रहे हो 70 से 90% बोर्ड का हो जाता है, तो कोई ज्यादा एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होता है। मतलब ये ज़्यादा हेल्पफुल रहता है आपके लिए, अगर आप इस बैच में हैं तो आपके लिए 12th ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैनेज हो जा रही हैं सारी चीज़ें। ठीक है, आपका कोई आज ऐसा सवाल जो आज पूरी तरीके से क्लियर हुआ हो, पूरी तरीके से आपका जो डाउट था, लग रहा था ऐसा कि ये कहाँ से पूछूं, किससे पूछूं, और आज वो क्लियर हुआ है, ऐसा है? बेसिकली तो सब्जेक्ट वाइज जो स्ट्रैटेजी होती है, हर सब्जेक्ट की अलग स्ट्रैटेजी है, किस तरह से बायो को देखना है, किस तरह से फिजिक्स, केमिस्ट्री किस तरह से होनी है। केमिस्ट्री में भी 3 ब्रांचेस हम करते हैं, तो हमेशा डाउट होता है कि कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चंस लगाने हैं, किस तरह से प्रिपेयर करना है, कितने क्वेश्चंस करने हैं। तो हाँ, मैंने ये क्वेश्चन पूछा एंड काफ़ी हद तक क्लियर हुआ है मुझे कि किस तरह से मुझे अप्रोच करना है हर सब्जेक्ट को। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं ना, समझ नहीं आता कि इनको पहले करें, बाद में करें ना करें, या लास्ट में करें। तो आज कुछ ऐसा डाउट क्लियर हुआ है कि नहीं, जो मुश्किल जो हमारा जो सब्जेक्ट है उसको आज किस तरीके से प्रिपेयर करना है, ऐसा कुछ डाउट क्लियर हुआ आज? हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने बस हमें यही बताया कि जैसे अगर तुम्हारा कुछ स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है तो 20% टाइम दो उसको बस, और बाकी जो 80% है उसमें तुम वीक क्वेश्चन करो। अगर तुम इसी हिसाब से चलते जाओगे तो तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा कर पाओगे। आज का सेशन आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा है? 100 में से अगर आप परसेंटेज देना चाहते हो तो कितना जाएगा? 95%, बिकॉज कुछ चीज़ें होती हैं जो आप जब खुद एक्सपीरियंस करते हो तो ही आपको क्लियर होती हैं, बट स्टिल उन्होंने जो खुद फेस किया, उन्होंने 2 बार नीट एग्ज़ाम दिया, स्टिल उन्हें जो पता चला एग्ज़ाम के बारे में, उन्होंने हमें बताने का फुल ट्राई किया, फुल अपना थॉट्स को अच्छी तरह से पोर्ट्रे किया, बट स्टिल कुछ चीज़ें तो खुद कर ही समझ आती हैं। सो इट वाज रियली हेल्पफुल अकॉर्डिंग टू। देखिए, जर्नी में ना बहुत ज़्यादा डर का माहौल रहता है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, तो कैसे मोटिवेट कर पाते हो, और आज का जो सेशन है वो आपको किस तरीके से मोटिवेट करेगा? हमें हमारे सीनियर्स ने अपने एक्सपीरियंसेस बताए, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया था एग्ज़ाम रिलेटेड या कैसे उन्होंने प्रिपरेशन करी थी, उसके बारे में उन्होंने हमें गाइड किया। तो हमें एक तरह से एक रोड मैप मिल गया कि हमें कैसे करना है आगे, अपने एग्ज़ाम में कैसे अपियर होना है। कुछ उन्होंने जो मिस्टेक्स करी वो हमें रिपीट नहीं करनी है, तो ये सब चीज़ें हमें सीखने को मिली इस सेशन में। तो आज का जो सेशन था बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है हमारे इन छोटे छोटे चैंपियंस के लिए, क्योंकि ये हमारे चैंपियन बनने वाले हैं कुछ सालों के बाद। आप देखेंगे कि ये भी ऐसी चैंपियन चैट में, ये भी इसी सेशन में अंदर जाएंगे और बाकी जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके डाउट क्लियर करेंगे। तो इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का जो सेशन था, ऐसे सेशन में नडवा स्टडी सर्कल लाता रहेगा और हमारे जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट हैं उनके लिए ये हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़ते रहिए और इनके लिए शुभकामनाएं होनी चाहिए। धन्यवाद। तो ये था हमारा आज का चैंपियन चैट मिनर्वा स्टडी सर्कल के जो भी जेई और नीट के 2026 के जो अचीवर हैं, उन्होंने आज जो बाकी अचीवर बनने वाले हैं उनसे आज बातचीत की है। बहुत सारे डाउट क्लियर हुए हैं आज बच्चों के और बहुत सारी चीज़ें इनके लिए आज हेल्पफुल रहने वाली हैं।
तो ऐसे ही जो हमारे सेशन रहते हैं मिनर्वा स्टडी सर्कल अपने बच्चों के लिए करवाता रहता है, ताकि एग्ज़ाम से पहले की जो जर्नी है वो ज़्यादा स्मूथ हो सके, उसकी स्ट्रेटजी सही तरीके से आगे जा सके और सही तरीके से अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सके। धन्यवाद और तब तक के लिए शुक्रिया, और आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहें। बाय बाय।